बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां और ये जो एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा ही सॉफ्ट सा रेवोल्यूशन शुरू किया है शाज़िया आपा ने और रेहान साहब ने, जिसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैल रही है। बहुत शुक्रिया। मैं तो यहाँ लखनऊ छोड़े हुए मुझे बहुत ज़माना हो गया। 2002 में मैं आईटी कॉलेज से पढ़ के दिल्ली चली गई थी, उसके बाद बॉम्बे में हूँ तब से। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप बोलती बहुत अच्छा हैं, इसका क्या राज है? मैंने कहा लखनऊ। बोले आपका जो शऊर है कपड़ों में वो भी बहुत अच्छा है, इसका क्या राज है? मैंने कहा लखनऊ। बोले आप खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, इसका क्या राज है? मैंने कहा लखनऊ। तहजीब कोई मेरी नज़र में जचेगी क्या, मेरी निगाह शौक ने देखा है लखनऊ। तो बहुत से शहर देखे, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान, लेकिन सारे जग में कहीं नहीं है लखनऊ की शान। इसमें आपका बहुत इसमें आपका भी योगदान है। रवि भट्ट साहब को बुलाना चाहूँगी स्टेज पे। आज उनके साथ हम लखनऊ के किस्से, एक नहीं हज़ारों सैकड़ों किस्से हैं, लेकिन लखनऊ की जो बुनियादी खासियतें हैं उनके बारे में बात करेंगे। भट्ट साहब आप प्लीज़ स्टेज पर आएँ। भट्ट साहब की खासियत ये है, इनकी एक किताब है जो लखनऊ के जो किस्से हैं, लखनऊ की जो हिस्ट्री है, लखनऊ का जो आर्किटेक्चर है, जो अदब है, तहजीब है और लखनऊ को लखनऊ जो बनाती हैं चीज़ें, उन पर है। और आप पिछले 40 साल से लखनऊ पे एक वाहिद अथॉरिटी हैं जो रेडियो टेलीविज़न वगैरह पे लखनऊ की जानिब से जो भी कॉन्वर्सेशंस होते हैं उस पे बात करते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहने के लिए मैं अपनी बात सबसे पहले शुरू करूंगा एक शेर से। यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, यूं तो हर शहर का अपना एक मिजाज है, पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। पर अंदाज हम लखनऊ वालों का कुछ खास है। वो चले जाएं जहां में हम कहीं, रान भाई, चले जाएं जहां में कहीं, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ है, रहता एक लखनऊ हमेशा हमारे साथ। ये बात तो सच है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जावेद साहब के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता यूँ रहा है कि मैंने उनसे कई चीज़ें बहुत अनकॉन्शियसली उनसे सीखी, क्योंकि बहुत सारा वक्त बिताया बॉम्बे में उनके साथ। और जावेद साहब के साथ जब हम बात करते हैं, फिर कुछ देर बाद जब हम शबाना जी से बात करते हैं, तो मैं शबाना जी से एक बात ज़रूर कहती हूँ, क्योंकि वो हैदराबाद की हैं। मैं कहा शबाना जी, आपका पूरा सोशल एक्टिविज्म, आपके नेशनल अवार्ड, सब कुछ एक तरफ, और उसके लिए आपकी बड़ी तारीफ, लेकिन ये बताइए आप लोग बिरयानी में टमाटर क्यों डालते हैं? बस यहाँ हैदराबाद लखनऊ से हार जाता है। तो बहरहाल बहुत नाराज़ होती हैं और हंसती भी हैं। बहरहाल ऑन अ लाइटर नोट वी हैव स्टार्टेड। कुछ सालों पहले मैं बॉम्बे में बहुत साल रहने के बाद जब वापस आई, तो मैंने एक रिक्शा पकड़ा। मैंने उनसे बोला भाई साहब गंज चलना है, ज़रा जल्दी चलना है। तो उन्होंने बोला बीबी अभी सो रहे हैं, आधे घंटे बाद आइएगा। तो सबसे पहले, और मेरा कहीं ये कहने का मतलब नहीं है कि आप लोग आलसी हैं या आप लोग बहुत आराम पसंद हैं, नहीं, लेकिन एक मिजाज है लखनऊ का जो दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता से उसको अलग करता है। वो बड़ा ही प्यारा मिजाज है। सबसे पहले शहर की खुश मिजाजी और थोड़ी आराम पसंदी से बात शुरू करते हैं। शुक्रिया। लखनऊ का जो लेड बैक एटीट्यूड है, उसका एक छोटा सा आपको रीज़न बता दें कि लखनऊ वॉज द रिचेस्ट सिटी इन इट्स टाइम। लखनऊ वॉज द रिचेस्ट सिटी इन द इंडिया इन कंपेरिजन टू द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मेड्रास। यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा था। पैसा ज़्यादा होने की वजह ये थी क्योंकि यहाँ डिफेंस जो था वो 1764 के अंदर, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो था वो कहना चाहिए अंग्रेजों के हाथ चला गया था। तो यहाँ पर काम जो नौबों के पास बचा था, डिफेंस जब खत्म हो जाए तो आपका 40% काम खत्म हो जाता है। पैसा बहुत था, तो पैसा बहुत था तो हर आदमी, कहाँ इंटरटेनमेंट का कोई सोर्स था नहीं, तो ज़्यादा नंबर ऑफ नौकर यहाँ बढ़ने शुरू हो गए। वही बात एस्ट्रोक्रेसी भी गई, उसका नीचे तक आ गई। जब नंबर ऑफ नौकर ज़्यादा बढ़ने लग गए तो आप काम क्या करेंगे? तो आप फिर तो आलसी करेंगे। ये बेसिक उसका रीज़न है लेड बैक एटीट्यूड। अमेज़ॉन प्राइम पे एक फिल्म आई थी, हमारी दोस्त हैं अपर्णा, अमेज़ॉन को हेड करती हैं, तो एक फिल्म आई थी, मिस्टर बच्चन थे उसमें और आयुष्मान था। वो फिल्म लखनऊ पर बनी थी, किसी को याद आ रहा है? एक 2 घंटे की फिल्म थी, हाँ, गुलाबों सिताबों।
तो हाँ, गुलाबो सिताबो, मतलब अच्छा लगा मुझे कि लखनऊ के ऊपर दोबारा एक फिल्म बनी और इतना उसमें नानी अम्मा का जो रोल था वो सबसे क्लोज टू लखनऊ विमेन जैसी होती हैं, और हाथों में 90 साल की उम्र में भी वो टिकली लगी हुई है मेहंदी वाली, और सो रही हैं, और थोड़ी सी अक्ल भी है, थोड़ी सी मासूम भी है, थोड़ी सी बदमाश भी है, थोड़ी सी चालाक भी है। खाने पे उतना ही जोर है कि खाने में ये कम हो गया तो खाना नहीं खाएंगे। अभी रेहान भाई ने हमसे कहा है कि हजरत को बता दिए, बहुत जरूरी, अच्छा करा इन्होंने पूछ दिया, पता नहीं बीच में छूट ना जाता। देखिए हजरतगंज को हजरतगंज क्यों कहते हैं? कोई शख्स ऐसा है जो हजरतगंज ना गया हो? तो हजरतगंज के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजाइए। तो मैं बताता हूँ आपको, हजरतगंज की खास बात यह है, हजरतगंज की जो फाउंडेशन डाली थी वो डाली थी 1810 के अंदर। अवध के छठे नवाब थे, छठे हुए नहीं थे, 6 रूलर थे, उनका नाम था सादत अली खां। पहले नवाब थे सादत खां, इनके बीच में अली लग गया। अली खां जो थे वो उन्होंने 1810 के अंदर एक रोड बनवाई थी दिलकुशा से रेजिडेंसी को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बीच में ये जो हजरत की रोड है वो आ गई, वही रोड वही है। हजरतगंज एरिया जो है वहां पर उन्होंने कुछ कॉमर्शियल और कुछ रेजिडेंशियल हल्के से स्ट्रक्चर्स बना दिए थे, खास नहीं। ये गेन मार्केट होता, ग्रेन मार्केट होता था। पर ये मार्केट जो फ्लोरिश किया है वो नवाब वाजिद अली शाह के जो वालिद थे, उनका नाम था अमजद अली शाह। वो 1842 से लेके 1840 से गद्दी थे, उनके टाइम पे ये फ्लोरिश करा। और अमजद अली शाह की खास बात ये है कि वो वेरी रिलीजियस पर्सन, उनके टाइम चीफ ऑफ द जुडिशरी भी रिलीजियस लोग थे, मतलब तमाम एडमिशन में रिलीजियस लोग बैठे थे। तो लोग उनको इज्जत देने के लिए अमजद अली शाह को हजरत कहते थे, हजरत। उसके बाद में जब उनका इंतकाल होता है तो उनको हलवासिया के ठीक, हलवासिया देखा आप लोगों ने? हलवासिया के ठीक सामने मकबरा इसे कहते हैं, वो सितनाबाद इमामबाड़ा है, उसमें उनको दफन किया गया। बस तब से इसको उनके नाम से, हजरत अमजद अली शाह के नाम से इसको हजरतगंज कहा जाने लग गया। क्या बात है। तो ये बताइए कि हजरतगंज के बारे में तो आपने बताया, लेकिन ये जो बाग है यहाँ पे, कैसर बाग, चार बाग, ये बाग कहाँ से? आबाद तो हमने सबने सुना है, अमीनाबाद, अहमदाबाद। आबाद का मतलब कि आबाद रहे, खुश रहे। हाँ, रेहान भाई ने अमीनाबाद की बात कही है, और ये बाग कहाँ से आए? देखिए बड़ी मजेदार बात है, लखनऊ शहरी बागों का कहलाता था। क्या, किसका? लखनऊ शहर बाग का कहलाता। लखनऊ में बहुत बाग हुआ करते थे। लखनऊ बहुत, क्योंकि पैसा ले लोग थे तो यहाँ मकान सटके नहीं बनते थे, दूर दूर बनते थे। और आज भी आप चौक में चले जाइए, पुराने चौक के अंदर आप गलियों से निकल के जाएं, गली तो बाद में हम लोगों ने बना ली, नौवीं पीरियड में गलियां नहीं होती थी, वहां पर गलियों के बीच में आएंगे बड़ा सा पार्क मिल जाएगा आपको। और अमीनाबाद पे आते हैं, रेहान भाई ने जैसा आदेश किया है, अमीनाबाद की बड़ी, इन्होंने अमजद अली शाह ने बसाया हजरतगंज, और इनका जो मिनिस्टर था उसका नाम था इमदाद हुसैन, पर उनकी जो टाइटल उनको मिला था वो मिला था अमीन-उद-दौला। तो अमीन-उद-दौला साहब जो थे, लखनऊ के अंदर क्या था, सबसे पहले जो फर्स्ट नवाब आए थे, उनकी जो वाइफ थी वो फैजाबाद छोड़ के, जब उनकी शादी, उनकी लड़की की शादी हो गई, आपको मालूम सफदरजंग जो दिल्ली के अंदर है, सफदरजंग एरिया, सफदरजंग एयरपोर्ट, वो किसके नाम पे है? लखनऊ के सेकंड नवाब जो थे सफदरजंग, उनके नाम पे, क्योंकि वो लखनऊ के नवाब होने के साथ साथ वजीर भी थे मुगल एम्पायर के, बिकॉज ही हैड फॉट अगेंस्ट द अहमद शाह अब्दाली वे बैक इन 1748 के अंदर। पहली बार अब्दाली ने अटैक किया था तो उन्होंने उसको हराया था। उस बात पे नहीं आएंगे, अमीनाबाद पे आते हैं। तो अमीनाबाद एक्चुअली, और दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, मुगल लोग काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, मैं एक साल में 5 बादशाह बदल दिए गए, तो वहाँ से भाग के मुगल प्रिंस कुछ आ गए थे यहाँ पर लखनऊ। पहले ये जगह जो थी ये बिलोंग करती खदीजा खानम, नाम था सादत खान जो पहले नवाब थे, उनकी जो वाइफ थी उसका नाम था खदीजा, जोर से बोलिए आप लोग, खदीजा खानम। तो ये खदीजा खानम का एरिया था अमीनाबाद का, वो यहाँ पर रहती थी। उसके बाद से उनको इसको खरीद लिया, जो मुगल प्रिंस आए दिल्ली से यहाँ के रहने लगे, उनका नाम था सिकंदर शिको। सिकंदर शिको ने इसको खरीद लिया। सिकंदर शिको की डेथ के बाद, जब सिकंदर की डेथ के बाद में, मतलब उन्हीं के टाइम पे अमीनाबाद का एक नाम होता था, शाहजहाँ जी गौर कीजिएगा, जो बहुत कम लोगों को मालूम हुआ था, इसका नाम जो था सिकंदराबाद भी नाम था, प्रिंस के नाम पे पड़ गया था। और कुछ लोग कहते हैं मसरत नगर भी इसका नाम था, इसका नाम था अमीनाबाद का। अमीनाबाद उसी समय बसा था अमीन-उद-दौला के नाम से ही, यहाँ से लखनऊ से शुरू हुई थी
और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी जो कैनिंग कॉलेज ही बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी बना और इसका पहला कन्वोकेशन हुआ 1922 में। पहले ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में थी, बाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में आई और उसके बाद में इंडिपेंडेंट। भाई वाह, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जितने भी पढ़ के निकले हैं, ये बात तो शायद आपको नहीं पता होगी। आलमबाग की बात सुन लीजिए, आपको शायद मजा आएगा। जितने लोग अपनी बीवी को बहुत दिल से चाहते हैं उनको जोरदार ताली बजाएंगे मेरी बात के बाद में। लखनऊ का रोमांस से क्या वास्ता है? अगर आप अपनी बेगम को दिल से चाहते हैं तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर देखिए मैं बताता हूँ आलमबाग के बारे में। देखिए आलमबाग आपने अक्सर सुना होगा कि नवाब वाहिद अली शाह जो हैं उनको ऑर्डिनरी आदमी तो वाहिद अली शाह कहता है, पर जो लोग भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है वो उनको हमेशा जाने आलम कहते हैं। आपने देखो कहते हैं जाने आलम। जाने आलम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो पहली बेगम थी उनका नाम था आलम आरा बेगम। आलम आरा बेगम के लिए उन्होंने आलमबाग के अंदर बहुत बड़ा सा एक गार्डन बनाया था, उसके बीच में एक कोठी बनाई थी उनके नाम। तो उनके नाम से आलम के नाम से आलमबाग मशहूर हो गया। और जाने आलम इनको इसलिए कहते थे, वाहिद अली शाह इस बात को पसंद करते थे, मैं आलम की जान हूं तो जाने आलम तो इसलिए उनको जाने आलम के नाम से जाना जाता है। जोरदार तालियां चाहिए। क्या बात है। अब लगे आप कहिए तो लालबाग भी बता दूं आपको। ये भी तो पूछ लीजिए, इनमें से कितने लोग अपनी बेगम के लिए बनवाना चाहते हैं? हाँ, ये अतीका जी ने बहुत अच्छा पूछा। ये अतीका जी कह रही है, बताइए आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो बेगम के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे? नहीं, अभी इन्होंने किया भाई, इन्होंने मुझसे कहा मैं फलाने का हस्बैंड हूँ। मैंने यस, तालियां जोरदार इनके लिए। ही इज द वन। खड़े हो जाइए आप एक मिनट के लिए। अरे उधर अरे अपने घर भी जाना है, अपने अब्बा को भी मुंह दिखाना। ये देखिए, ये तालियां जोरदार। इन्होंने आके इंट्रोड्यूस किया कि मैं उनका हस्बैंड हूँ। क्या बात है। ये लखनऊ की शान है। ये लखनऊ। हाँ देखिए, अभी इन्होंने आईटी कॉलेज का जिक्र किया और एक बहुत दिलचस्प सी एक वर्ड है, रेख्ता। आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन एक लफ्ज़ है रेख्ती जो इन्होंने हमें बताया। आईटी कॉलेज का एक किस्सा सुन लिए। देखिए एकेडमिक्स की भी बात हो रही है, लेकिन लखनऊ और मज़ाहिया वो जो है वो चलता रहना चाहिए। तो हम 99 या कुछ साल की बात है, मैं आईटी कॉलेज में आई थी। पहले तो खूब रैगिंग हुई, उसके बाद आई वाज मिस कॉलेज ऑल्सो। तो खैर मैं मुझसे थोड़ी सी, मेरे जो सीनियर्स थी उनसे थोड़ा ठनी रहती थी। कुछ उनको लगता था कि शुरू में वाइब्स हमारी मिली नहीं थी। फिर 2-3 महीने बाद रैगिंग की बात ख़त्म होती है, आप सब जानते हैं। फिर सोशल्स होते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती हो गई तो मैंने रुचि दीदी से बोला, मैंने कहा रुचि दीदी ज़रा देखिए, आईटी कॉलेज की दीवारें इतनी मोटी हैं, इतनी पुरानी है, 1880 का कॉलेज है, फिर भी इसमें से बाहर के लड़कों ने हमें देखने के लिए सुराख कर दिए हैं, बताइए। तो रुचि दीदी जोर से हंसी, बोली अरे बीबी ये सुराख हमने किए हैं, उन्हें देखा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत मजा आ गया। तो यहाँ की औरतों के सर पर हिजाब तो रहता है, मगर क्या बात है। तो रेख्ती जो है, रेख्ती मतलब फेमिनिस्ट पोएट्री, और वो लखनऊ में ही हो सकती है, अवध में हो सकती है। कि लखनऊ का खाना जो है वो सिर्फ खा लेना नहीं है, वो खाना है, और उसमें कितनी तमीज़, तहजीब और अदब जाता है। एट द सेम टाइम उसमें एक वक़ार इन्वॉल्व होता है बनाने वाले का। उस वक़ार कैसे इन्वॉल्व होता है बनाने वाले का, उसका एक बड़ा अच्छा किस्सा भट्ट साहब बताएंगे। देखिए लखनऊ के अंदर क्या था, लखनऊ के अंदर खाना जो बनाने वाले थे वो जो आज है, दे वर सपोज टू बी एज गुड एज एन आर्टिस्ट। उनको बहुत तनख्वाहें मिला करती थी। यानी कि आप ये देखिए कि आसिफुद्दौला के कोर्ट के अंदर एक आदमी आता है रसोई की नौकरी के लिए, और ये हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, इनको आप ये मत समझिए कि चंटू खाने की गप है। लगता भाई नो, लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन आप जो पढ़े अफसानों से ज़्यादा मजा आएगा इसमें। वो वहाँ पर आया तो उसने आसिफुद्दौला के सामने कहता मेरी 2 शर्तें नौकरी की। शर्त मालिक लगाता है या नौकर लगा रहे हैं? बोले पहली शर्त ये कि जब भी मैं खाली एक काम करता हूँ, उड़द की दाल बनाता हूँ, दूसरी कोई चीज़ नहीं बनाता हूँ। नंबर 2, जब खाना हो 1 दिन पहले बताइएगा। नंबर 3 बात है, जब आपको बुलाऊँ फौरन उठ के आइएगा। आसिफुद्दौला की बड़ी तारीफ सुनी थी, कहा भैया ठीक है। कुछ दिनों बाद आसिफुद्दौला ने कहा भाई बनाओ 1 दिन पहले। उसने अपना बड़ा करवर के बनाया। 500 रुपये उस जमाने में बहुत बड़े पैसे होते थे, बहुत बड़े। आसिफुद्दौला का पीरियड जो होता है 1775 से लेके 1797 था। तो आप सोच सकते हैं कितने पहले की बात है।
उसने बनाया तो उसने भैया आसिफ उद्दौला को कहला भेजा कि भैया आइए। बासी ना मशगूल थे, सियासत में मशगूल थे, कहाँ इतनी फुर्सत। बोलते कह दो भी आए, उससे को दस्तरखान वगैरह ठीक बिछाए मारे, नहीं आए, दोबारा भी नहीं आए। उसके 2 घंटा दोबारा बुलाए, फिर नहीं आया। वो इतना सेल्फ रिस्पेक्टिंग था रसोईया, आप अगर पसंद आए तो तालियां बजाइएगा। इसके बाद वो चुपचाप उठा, उसने सारी दाल ले जाके एक सूखे हुए पेड़ के नीचे डाल दी और एकदम गायब हो गया, बिना अपना किसी को कोई ड्यू नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। आसिफ उद्दौला उसको ढूंढवाते रहे, नहीं मिला। और ये पूरा का पूरा अब्दुल हमीद शरण ने अपनी किताब गुंजिस्तान लखनऊ में इसको नरेट किया है। क्या बात है। अब बीवियों, अगर टाइम पे ना आए दस्तरखान पे तो दाल गई। भाई लखनऊ की बात चले तो चिकनकारी का काम और उसका नाम ना आए, मतलब कहते हैं ना हम वो हैं जो चिकन खाते भी हैं और चिकन पहनते भी हैं। तो ये चिकनकारी जो सिर्फ इट्स वेरी वेरी पिक्यूलियर टू अवध, ये कैसे शुरू हुई? देखिए चिकनकारी बड़ी मज़ेदार बात है। चिकनकारी बेसिकली लखनऊ में जो आई है मुर्शिदाबाद से आई है। मुर्शिदाबाद बंगाल की कैपिटल हुआ करती थी, सबको मालूम है, सिराजुद्दौला के वक्त तक। तो वहाँ के ये लोग, इनकी जो एक शादी हुई थी नवाब साहब की, वो शादी हुई थी वहाँ से बेगम आई हुई थी, वो मुर्शिदाबाद से। तो उन्होंने खाली वक्त रहता था, इतनी सारी बेग में, पता नहीं हम कब मिलेंगे नवाब साहब से। तो बैठे बैठे उन्होंने एक बार कैब के अंदर उन्होंने कुछ करके वो नवाब साहब को पेश कर दी। इसका नतीजा ये निकला कि नवाब साहब बड़े खुश हो गए, दूसरी बेगें में जल गई। ये क्या हो गया? तो सबने शुरू कर दिया। इसीलिए केवल चिकनकारी है, नई बात है, आप लोग ताली इस पर बजाइएगा। चिकनकारी अकेला ऐसा काम है जो कि नीचे कारपेंट्री है, बाकी जो भी काम है नीचे से शुरू होते हैं। ये अकेला काम है जो ऊपर से शुरू होकर नीचे आया। क्या बात है, वाह, हाँ वाकई गलियों कुछ में। इसीलिए एट द टाइम ऑफ बैड डेज, बड़े आदमियों की वाइफ्स को चिकनकारी का काम करने में कोई भी कोताही नहीं थी। ये चिकनकारी होगी। कहिए रैपिड फायर 2-4 बता दूं जल्दी जल्दी। अब आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, मुझको इन्होंने जिक्र किया मेरे साथ, आप एक बार इनके लिए मेरे कहें जोरदार ताली बजा दीजिए। आई एम ऑनर्ड कि शी इज हियर, प्लीज जोरदार ताली अतका जी के लिए। आई एम रियली ऑनर्ड दैट द पर्सनालिटी लाइक हर, शी इज, आई एम शेयरिंग स्टेज विद हर। तो मैं यहाँ पर एक जल्दी बताता हूँ, अक्सर रियान भाई से बात हो रही थी, अभी लोगों ने हमसे कहा आप शेरवानी पहन के आइए। शेरवानी मेरे पास है, मैं पहन के आ सकता हूँ, तैयार थी। पर ये बता दूँ, वहाँ काफ़ी लोगों को गलतफहमी है कि शेरवानी लखनऊ की है। शेरवानी लखनऊ की नहीं है, लखनऊ की अचकन है। और अचकन की ज़ात लखनऊ में हुई थी, अंगरखा और चपकन को मिला के दिल्ली से आया था, उसको मिला के यहाँ पर शेरवानी वो बनी थी आपको अचकन। और अचकन जब पहुँचती हैदराबाद तो ये हो जाती है शेरवानी। इसी ढंग से जोरदार बजाइए तालियां, मुझको लगे बात हुई। वाह क्या बात है। इसी ढंग से अक्सर लोग जब मुझसे कहते हैं, अभी जयकिशन अग्रवाल सर बैठे हैं बगल में, मैं इनसे अक्सर, ये मेरे मेंटोर भी हैं, मैं इनसे अक्सर बात करता रहता हूं। तो मैंने कहा मैं ऊब गया हूं जब लोग कहते हैं बिरयानी की बात हो लखनऊ की। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? मैंने कहा मैं आई एम सिक ऑफ इट व्हेन पीपल टॉक अबाउट द बिरयानी। भाई एक बात नोट कर लीजिए और एक बार फिर से जोरदार ताली बजाइएगा। बिरयानी लखनऊ की है ही नहीं। लखनऊ में बिरयानी को नवाब में बहुत लद्दर चीज माना जाता था। लखनऊ के पुलाव है, पुलाव के अंदर नजाकत नफासत है। सही बात है। लखनऊ का पुलाव, लखनऊ के अंदर इतने ढंग के पुलाव बनते थे, मोती पुलाव, ये पुलाव, वो पुलाव, दुनिया भर के। यहाँ पर बिरयानी को माना, अच्छा यूं तो हर शहर में एक आध मशहूर होते हैं, तो लखनऊ में भी एक आध बेचने वाले मशहूर हो गए। हाँ। यहाँ का कतई नहीं था। एक बहुत ज़रूरी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है लखनऊ से जुड़ी हुई, वो है हाँ आदाब। लेकिन एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, भट्ट साहब इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इनकी इतनी अच्छी किताबें गलती हो गई बड़े होना, आई एम वेरी, घड़ी होना गलती हो गई। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब तो वैसे भी ज़माना बदल रहा है। जावेद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी, किसी स्टेज पे मैंने उनका बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ कराया था, तो उन्होंने सबसे बोला भी देखिए आपका तो पता नहीं, लेकिन अपने बारे में इतनी तारीफ सुनने के बाद मैं अपने आप को सुनने को बेकरार हूँ। तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि अब मैं अपने आप को सुनने को बेकरार हूँ। बहरहाल सब आदाब करके दिखाएं ज़रा, कैसे होता है आदाब। चलिए आदाब करें, आदाब करें, आदाब। अब आदाब की हिस्ट्री में बताता हूँ। नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैं क्योंकि फिल्मों से बहुत साल जुड़ी रही हूँ, तो अक्सर जब कोई ऐसी फिल्म आती है जिसमें जैसे इमराव जान, जिस तरह की कोई फिल्म या लखनऊ से जुड़ी हुई या कोई भी ऐसी जिसमें अदब की बात हो, उसमें आदाब करती है नायिका या नायक,
तो मेरा दिल बड़ा रूखा हो जाता है। मैं उसके डायरेक्टर से कहती हूँ यार मुझे बुला लेते उस दिन सेट पर, तो मैं बताती आदाब होता कैसे, कोई इस तरह करता है, कोई इस तरह करता है, कोई इस तरह करता है, अजीब तरीके से करते हैं। तो ये आदाब का सही तरीका दरअसल है क्या, और आदाब वाजिद अली शाह ने ही शुरू कराया था और सेक्युलर कल्चर की एक निशानी भी है, इसकी क्या रूट्स हैं? बहुत बढ़िया, आपने कोई ये ना पूछती तो मैं आपसे बड़ा लौटा नीचे जाती। देखिए लखनऊ का जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ से जाने के बाद एक चीज़ लेके जाइएगा, वो भी ये चौथी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ आप यहाँ से लेके जाइएगा। लखनऊ की सारा कल्चर एक तरफ, सारी चीज़ें एक तरफ, वहाँ के शेफ से लेके हर चीज़ एक तरफ। लखनऊ ने दुनिया को जो दिया है वो दिया है सेकुलर कल्चर, वाहिद अली शाह का। अब ये सेकुलर कल्चर कैसे बना आप सुनिए, ये सेकुलर कल्चर फॉल्स नहीं है। वाहिद अली शाह का शेर मैंने आप लोगों को सुनाया था, अभी शायद शुरुआत में मैंने सुनाया था। मीर तकी मीर का एक शेर सुनिए आप इसी जगह पर, उसके ही फरोगे हुस्न से, उसके ही फरोगे हुस्न से झमके है हर चराग। झमके है चराग, झमके मीन्स चमके। लखनऊ स्कूल ऑफ पोएट्री के अंदर कहते थे झमके, दिल्ली में कहते थे चमके, यह डिफरेंस था। वहां कहते थे मलाई, हम लोग मलाई नहीं कहते, हम लोग कहते हैं बालाई। मलाई लोग बेवकूफ लोग कहते हैं, कम पढ़े लिखे कहते हैं। तो यहाँ पे उसके ही फरोगे हुस्न से झमके है चराग, शमे हरम हो या दिया सोमनाथ का। अरे मीर तकी मीर, मीर तकी मीर, ये यहाँ का सेकुलर कल्चर है। आई हैव रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ माय बुक वेयर द बेस्ट ऑफ सर्मन्स फेल्ड। आप मंदिर जाइए, यू गो टू मॉस्क टेम्पल वेयर द बेस्ट ऑफ सर्मन्स फेल्ड, सेकुलर कल्चर प्रोमोटेड बाय नवाब साहब लखनऊ हैड सक्सीडेड। अब आप मुझसे पूछेंगे प्रूफ बताओ, आप प्रूफ लीजिए मेरे सामने, और अगर प्रूफ पसंद आए तो बहुत जोर से ताली बजाइएगा, नहीं हो तो मन से उतर जाऊंगा। इसका प्रूफ ये है दैट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन 1947 when entire nation, rather call it the entire subcontinent, was burning in communal clashes, Lucknow was the only city which had not witnessed a single communal clash. जोरदार बजाइए तालियां। और वो भी नौवीं पीरियड खत्म होने के, कितने नौवीं पीरियड खत्म हो गया था 1846, और ये है 1947 की बात। दैट मीन दैट कल्चर इज स्टिल लिंगरिंग। और यहाँ पर इन्होंने आदाब की जो बात कही थी, इस पर जोरदार ताली। ये जो आप आदाब जब किसी को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम या राम राम, यू ऑलवेज आइडेंटिफाई ही इज हिंदू और मुस्लिम, एंड दैट इज द रीजन लखनऊ के अंदर नॉन रिलीजियस शुरू कराया था। आदाब तस्लीम कॉर्निश नॉन रिलीजियस है, आदाब और तस्लीम, ये लखनऊ की देन है, ये लखनऊ को दे दिया है यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सेक्युलरिज्म आज के इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सोच है, जो आपको इट विल मेक श्योर दैट यू आर अ वर्ल्ड सिटीजन। एक मैंने पोएम लिखी थी इसी पर, कम्युनल हार्मनी पे, मेरी आंखों ने मक्का भी देखा है, मथुरा भी। जब आप अलग अलग शहरों में रहते हैं तो उसकी एक अच्छी बात ये होती है कि आपका पड़ोसी हर इंसान होता है, और ये तो पैगंबर ने कहा है कि वो जिससे तुम्हारे घर की दीवार मिलती है वो तुम्हारे सगे भाई जैसा है। तो अपने पड़ोसी के साथ मिलजुल कर रहने में जो आप ह्यूमैनिटी ही नहीं, एक अच्छे सिटीज़न होने, एक अच्छे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने का जो मुजाहिरा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो कम्युनल हार्मनी पे एक मैंने पोएम लिखी थी, वो भट्ट साहब इस तरह वायरल हुई कि मेरा दिल धक धक करने लगा। रवीश कुमार ने उसको पूरे प्राइम टाइम पे चलाई, लोगों ने उसको शेयर किया। तो वो जो धड़कन है वो आज भी लोगों की वही है, धड़कन वही है। सुना दीजिए। हाँ आप प्लीज बताएं। यहाँ पर आप लोगों से एक चीज और थोड़ा सा हम शेयर करना चाहेंगे कि लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ। वही बात आप इंग्लिश में किसी को गाली भी दे दीजिए तो उतना नाराज नहीं होगा, और हिंदी में भरपूर गाली दे दीजिए तो मार देगा आपको। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं यही बात है कि जब सोक्रेटिस ने, यानी कि सुकरात ने हिंदी में जैसे कहते, सोक्रेटिस ने एक बात कही कि आई नो ओनली वन थिंग दैट आई डू नॉट नो एनीथिंग, तो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। अरे भाई आपने ग्रीक में बोल दिया तो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। इसलिए हमारे लखनऊ के अंदर बैठ के मीर तकी मीर ने भी वही बात कही है। मीर तकी मीर ने क्या किया, हमने ये जाना, मीर तकी मीर के शेर पे आपकी दाद चाहूं, सोक्रेटिस के अगेंस्ट में बोला, जो सोक्रेटिस सुकरात ने बोला वही उन्होंने बोला है। हमने ये जाना
कि कुछ नहीं जाना, हमने ये जाना कि कुछ नहीं जाना, और वो भी इस उम्र में आकर हुआ मालूम। मीर तकी मीर। सही बात है। तो मैं ये कम्युनल हार्मनी पे जो पोएम है जल्दी से पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। वेलकम, तालियां बजा दी एक बार पोएम के पहले। मेरी आंखों ने मक्का भी देखा है, मथुरा भी, मेरे पूर्वजों ने ईद भी मनाई और दिवाली भी, मंदिरों के रास्तों में रफ्तार धीमी की हमने, मस्जिदों की सीढ़ियों पर रुक के आजान सुनी, ईसाइयों के स्कूलों में तालीम पाई, सिखों के घरों में जिंदगी बिताई। मेरे दोस्तों की फहरिस्त में रंग बहुत हैं, मेरी दुनिया के दायरों में तरंग बहुत है, मेरे खाने में मेरा मजहब साफ नहीं दिखता, मेरे घर के दरवाजे पर धर्म नहीं रहता, मेरे पहनावे में तहजीब है धर्म की छाप नहीं, मेरी जुबान पे मेरी परवरिश है मजहब की ताप नहीं, मेरे त्योहारों में कोई त्योहार इज्जत से खाली नहीं, क्रिसमस भी मेरी है लोहड़ी भी मेरी, सिर्फ ईद और दिवाली नहीं। धर्म से लोग एकजुट नहीं किए जाते, काश कि वो घरों से निकलें और जाने, अपनी सोच को बड़ी करके दुनिया की सरहदें ना माने। वाह 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 वाह। हम निवाला और हम प्याला ही हम सफ़र हुआ करते हैं, इश्क उससे होता है जिससे घर की दीवारें मिलती हों, दिल उनसे जा लगता है जो एक पेड़ की छां में बैठे हों, अहले किताब ही जिंदगी की गांठ नहीं बांधते, डर सिर्फ आखिरत कहीं नहीं रहती जिंदगी का भी है, क्या मालूम कि तुमसे मजहब तो मिले मगर सोच नहीं, हमें दफनाया तो एक ही सलीके से जाए, मगर जीवन की हर एक बात एक दूसरे पर बोझ रही, तो क्या कि मेरे खुदा का नक्श नहीं और तेरे रब की शक्ल है, तो क्या कि मेरा अंत जमीन में है और तेरा अंत हवाओं में, तो क्या कि तेरे पैदा होने पे कुछ मेरे पैदा होने पे कुछ और हुआ था जश्न, तो क्या कि तेरी किताब ऐसी मेरी किताब वैसी, वाह 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 वाह। तो क्या कि तेरे वास्ते नेताओं ने कुछ और वादे किए, तो क्या कि मेरे लिए नेताओं ने कुछ और झूठ कहे, तो क्या कि तेरे नाम के आगे कुछ मेरे नाम के साथ कुछ और जुड़ा है, तो क्या कि हमारे इबादत खानों में फूल अलग हैं, तो क्या कि तू संस्कृत में मैं अरबी में दुआ मांगू हूँ। ये है कि हम उन्हें हमारी दोस्ती से है डर इतना कि टीवी पे चलाते हैं मुहिम नफ़रत की, ये है कि उनकी आंखों में है खौफ हमारे लिए कि हम एक दिन उठेंगे उन्हें कर देंगे बेनकाब, जो दिन रात लगे थे इतिहास बदलने में, जो इंतहा पसंद हैं वो सुन लें, ये आवाज़ बगावत की है, हम एक थाली में खाते हैं और हमने वालों में ब्याहते हैं, हम सायों में जश्न मनाते हैं, पड़ोसियों से हर वादा निभाते हैं, हमारा मरना चाहे अलग होगा पर जिंदगी एक और जश्न एक मनाते हैं, तेरा भगवान वैसा है मेरा अल्लाह वैसा, हर दिन दो दो रब का उर्स मनाते हैं, किताबों में फ़र्क क्या है देख चुके बहुत, अब एक जैसा क्या है उसकी रोशनी फैलाते हैं, क़यामत का इंतज़ार क्या करना हम वतनों, आने वाली नस्ल की तरफ अपना फर्ज आज ही से निभाते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इस वक्त हम इसको किस तरह से आखिरत पे हम कैसे पहुंचेंगे, नहीं। हमें उम्मीद है कि आपको लखनऊ के ये किस्से सुन के बहुत ही मसरत हासिल होगी। हैव अ गुड डे। और नहीं और हाँ, आदाब आदाब। एक शेर आखिरी पढ़ देता हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं अलग पहचान, हम जहाँ भी जाते हैं अपने हिस्से की तहजीब साथ लेके जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अपने हिस्से की तहजीब साथ लेके जाते हैं, लखनऊ के हम वाले दुनिया में अलग पहचान लिए जाते हैं। वाह, तो बहुत अच्छे शेर, दो बहुत प्यारे शेर हैं, आपको जल्दी से सुना देती हूँ। एक अभी मैंने दिल्ली में सुना रेख्ता में, और एक दूसरा है लखनऊ के लिए हर दिल लखनऊ का इस तरह धड़कता है कि उंगलियां तराश दूं मगर, उंगलियां तराश दूं मगर आदतन तेरा नाम लिखेंगी। वाह वाह। और लखनऊ के सेक्युलर कल्चर के लिए सुनिए भट्ट साहब, जॉन एलिया के शेर है कि हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए, हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमा में हो। यूं ही नहीं कोई किसी का दिल दुखाता है, यूं ही नहीं कोई किसी का दिल दुखाता है, कभी गैरों से कभी खुद से हार जाता है। वाह।